हेलो डॉक्टर्स। तो आज हमारा WBC का लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 डिस्कस किया था, जिसमें हमने जाना था बेसिक इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ WBC, टाइप्स ऑफ WBC, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ WBC जिसको हम ल्यूकोपाइसिस भी बोलते हैं। इसके साथ साथ हमने क्लासिफिकेशन ऑफ WBC पढ़ा था और पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल वेरिएशन इन WBC। ये सब कुछ हम लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने को ये सारे टॉपिक समझने हैं तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं, उसके बाद आप इस लेक्चर पे आइएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, फंक्शन ऑफ WBC। इस पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कहीं कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दें। बात करें फंक्शन ऑफ WBC की, तो आपको पता है कि जो WBC होती है उनका फंक्शन होता है डिफेंस एंड इम्यूनिटी, यानी हमारी बॉडी का ये डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है। कहने का क्या मतलब है, हमारी बॉडी में पर डे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजेंस, माइक्रोब्स, फंगस हमारी बॉडी में एंटर करती रहती हैं। फिर हमारी बॉडी उनसे क्या करती है, फाइट करती है ताकि हमको कोई डिसीज ना हो पाए। तो हमारी बॉडी का पैथोजन से फाइट करना ये हमारी बॉडी का डिफेंस कहलाता है। और इस डिफेंस को प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, इम्यूनिटी, सॉरी WBC। इस डिफेंस को प्रोवाइड करने में कौन हेल्प करता है, WBC हेल्प करती है। यानी WBC एक तरह से हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है कहने का मतलब है कि हमें कैपेबल बनाती है, क्या कराती है, कैपेबल बनाती है टू फाइट अगेंस्ट पैथोजेंस, तो WBC हमको कैपेबल बनाती है ताकि हम जो पैथोजेंस हैं उनके अगेंस्ट क्या कर सकें, फाइट कर सकें और अपनी बॉडी को डिसीज होने से बचा सकें। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ WBC। अब WBC आप जानते हैं दो तरह की होती है, एक का नाम होता है ग्रेनुलोसाइट और एक का नाम होता है एग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब जो ग्रेनुलोसाइट होती हैं आपको पता है वो फर्दर 3 तरह की होती हैं। एक का नाम होता है एसिडोफिल, एक का नाम होता है बेसोफिल और एक का नाम होता है न्यूट्रोफिल। हम एक एक करके तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रेनुलोसाइट्स में सबसे पहले जिस ग्रेनुलोसाइट को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एसिडोफिल। वो कौन सी है, एसिडोफिल या फिर इजनोफिल। तो हम सबसे पहले तो वो एसिडोफिल जो है उसी का दूसरा नाम क्या होता है, इजनोफिल होता है। ठीक है, अगर हम एसिडोफिल या इजनोफिल के मेन फंक्शन के बारे में बात करें तो पहला और जो मेन फंक्शन होता है ये हमको प्रोटेक्ट करते हैं पैरासिटिक वर्म्स से या फिर हमारी बॉडी में जो पैरासाइट्स रहते हैं उनसे। तो जो एसिडोफिल या इजनोफिल्स होते हैं ये हमें किससे बचाते हैं, पैरासाइट से बचाते हैं और पैरासिटिक वर्म से बचाते हैं। अब जो ये पैरासिटिक वर्म्स होते हैं ये जनरली आपको देखने को मिलेंगे फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के मेंबर में या फिर फाइलम नीमाटोडा के अंदर। ठीक है, फाइलम नीमाटोडा के अंदर या फिर प्रोटोजोन्स। तो ये मेनली क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। या तो प्रोटोजोन्स होंगे या प्लेटीहेल्मिन्थेस होंगे या फिर क्या होंगे, नीमाटोडा होंगे। नीमाटोडा में अगर आपने नाम सुना हो एस्केरिस वगैरह, तो ये सब पैरासाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में रहते हैं। तो इन पैरासाइट से एसिडोफिल या इजनोफिल्स क्या करती हैं, फाइट करती हैं और हमारी बॉडी को डिसीज होने से बचाती हैं। देखो आपको पता है कि जो एसिडोफिल है ये किसके अंदर आती है, ये ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है। अब ग्रेनुलोसाइट के अंदर आती है तो इसके अंदर क्या होंगे, क्या इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे। तो एसिडोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, कुछ स्पेसिफिक ग्रेनुल्स प्रेजेंट होंगे और उन ग्रेनुल्स को हम बोलेंगे इजोनोफिलिक ग्रेनुल्स। क्या बोलेंगे, इजोनोफिलिक ग्रेनुल्स। अब ये जो इजोनोफिलिक ग्रेनुल्स होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं इजोनोफिलिक बेसिक प्रोटीन, इजोनोफिलिक कैटायनिक प्रोटीन और इजोनोफिलिक पेरोक्सिडेज। ये 3 साइटोटॉक्सिक प्रोटीन होती हैं। साइटोटॉक्सिक प्रोटीन का मतलब ऐसी प्रोटीन जो किसी भी सेल को किल कर सकती हैं। तो ये जो सेल्स हैं ये किस पे अटैक करेंगी, ये प्रोटोजोन्स पे अटैक करेंगी और हेल्मिन्थेस पे अटैक करेंगी ताकि ये जो पैरासाइट हैं ये हमारी बॉडी में डिसीज ना कर पाए। तो इन पैरासाइट को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, किल कर देगी। ये जो बेसिक ये प्रोटीन्स जो हैं जो इन इजोनोफिलिक ग्रेनुल से रिलीज हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो एक और तरह की प्रोटीन रिलीज होती है जिसका नाम होता है इजोनोफिलिक डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। अब ये जो इजोनोफिलिक डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन है ये क्या करती है, जितने भी हमारे नीमाटोड्स होते हैं या एस्केल्मिन्थेस होते हैं उनके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है। किस पे अटैक करती है, उनके नर्वस सिस्टम पे अटैक करती है और उनको क्या कर देती है, किल कर देती है। कौन, इजोनोफिलिक डिराइव्ड न्यूरोटॉक्सिन। ये सिर्फ और सिर्फ हेल्मिन्थेस पे अटैक करेगी और उनके नर्वस सिस्टम पे अटैक करके उनको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। तो पहला फंक्शन जो था एसिडोफिल्स का वो था अगेंस्ट पैरासाइट एंड पैरासिटिक वर्म्स। दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन होता है एसिडोफिल्स का वो होता है रेजिस्ट एलर्जिक रिएक्शन। जो एसिडोफिल्स या इजोनोफिल्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रिवेंट करती हैं एलर्जीज से, यानी एलर्जीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं। अब एलर्जी को रोकती हैं यानी एलर्जी को कम करती हैं। अब कैसे कम करती हैं वो समझिएगा। जो एसिडोफिल्स होती हैं ये 2 केमिकल्स रिलीज करती हैं, एक का नाम होता है हिस्टामिनेज और दूसरे का नाम होता है एराइल सल्फेटेजेस। क्या नाम होता है, एराइल सल्फेटेजेस।
एराइल सल्फाटेजेस। ठीक है, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ध्यान से सुनना। जो हिस्टामिनेज है, हिस्टामिनेज, हिस्टामिन नहीं बोल रहा हूं, हिस्टामिनेज बोल रहा हूं। ये जो हिस्टामिनेज है ये हिस्टामिन को डिस्ट्रॉय करता है, यानी हिस्टामिनेज जो है ये हिस्टामिन को डिस्ट्रॉय करता है। और ये जो हिस्टामिन है ये कहां से रिलीज होता है, ये जो हिस्टामिन है ये कहां से रिलीज होता है, तो ये हिस्टामिन रिलीज होता है कहां से, बेसोफिल्स से और मास्ट सेल से। यानी कि जिस जगह पे बैक्टीरिया है या जिस जगह पे इंजरी हुई है वहां की जो बेसोफिल्स होती हैं या फिर वहां पे जो मास्ट सेल प्रेजेंट होती हैं उनसे निकलता है हिस्टामिन। उनसे क्या निकलता है, हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन क्या करता है, ये हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो हिस्टामिन होता है ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन। ये हिस्टामिन क्या करता है, इन्फ्लेमेशन करता है। ठीक है, सही से लिख देता है। तो हिस्टामिन क्या करता है, हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी फॉर एनी इंफेक्शन। ठीक है, और एनी बैक्टीरिया। तो ये जो हिस्टामिन है जो वहां की लोकल सेल से रिलीज होता है, लोकल मास्ट सेल से रिलीज होता है या वहां बेसोफिल से रिलीज होता है, इस हिस्टामिन को ये जो हिस्टामिनेज होता है ये डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो अगर हिस्टामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो ये जो इन्फ्लेमेशन है ये इन्फ्लेमेशन भी क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, यानी कम हो जाएगा। यानी इन्फ्लेमेटरी जो रेस्पॉन्स आएगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपकी जो एलर्जिक कंडीशन थी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक क्या हमने आपको बताया कि जो एसिडोफिल्स होते हैं वो हिस्टामिनेज रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, हिस्टामिनेज रिलीज करते हैं। और ये जो हिस्टामिनेज जो है ये किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है हिस्टामिन को। ये हिस्टामिन कहां से निकला था, ये हिस्टामिन निकला था बेसोफिल और मास्ट सेल से। और क्या करता है, प्रमोट करता है इन्फ्लेमेशन को। ठीक है, अगर एक बार हिस्टामिन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर क्या होगा, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, यानी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स का क्या मतलब होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर करता है तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट जो पहला रिएक्शन देती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। दूसरा क्या होता है कि ये जो एसिडोफिल्स होते हैं ये एराइल सल्फाटेजेस रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, एराइल सल्फाटेजेस रिलीज करते हैं। और ये जो एराइल सल्फाटेजेस है ये ल्यूकोट्रिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको डिस्ट्रॉय कर देता है, ल्यूकोट्रिन्स को, ल्यूकोट्रिन्स को। इन ल्यूकोट्रिन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है एराइल सल्फाटेजेस। तो एराइल सल्फाटेजेस क्या करेगा, इन ल्यूकोट्रिन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये ल्यूकोट्रिन्स क्या होते हैं, एक्चुअली ये ल्यूकोट्रिन्स जो होते हैं ये कीमो एट्रैक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, ये कीमो एट्रैक्टेंट्स होते हैं, कीमो एट्रैक्टेंट्स होते हैं। तो देखो जहां इन्फेक्शन होता है, जहां इन्फेक्शन होता है वहां की जो बेसोफिल्स होती हैं, बेसोफिल्स होती हैं, उस जगह की जो बेसोफिल्स होती हैं या मास्ट सेल होती हैं वो रिलीज करती हैं ल्यूकोट्रिन्स। तो जहां इन्फेक्शन होता है वहां की जो बेसोफिल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं ल्यूकोट्रिन्स। अब ये ल्यूकोट्रिन्स होते हैं ये कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं। और कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम करते हैं किसके लिए, न्यूट्रोफिल्स के लिए। अब ये जो कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम करेंगे न्यूट्रोफिल्स के लिए, इसका मतलब ये है कि न्यूट्रोफिल्स को अपने पास बुला रहे हैं। अब जब न्यूट्रोफिल इनके पास आएगी तो क्या होगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जो रेस्पॉन्स था उस भी पैथोजन के लिए बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो अगर आप ल्यूकोट्रिन्स को डिस्ट्रॉय कर दोगे तो यानी क्या होगा, ये कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम नहीं करेगा। कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम नहीं करेगा तो न्यूट्रोफिल्स को नहीं बुलाएगा, न्यूट्रोफिल्स नहीं आएंगी तो इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। यानी ये क्या करेगा, इन्फ्लेमेशन को रेट को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। यानी क्या करते हैं, सप्रेस करता है इन्फ्लेमेशन के रेट को। तो पहला हमने आपको फंक्शन बताया अगेंस्ट पैरासाइट, और दूसरा फंक्शन हमने बताया अगेंस्ट एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन को या इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को कम करता है। ठीक है, देखो ये दोनों ही कंडीशन जो होती हैं, इस कंडीशन में हमको होता है इजनोफीलिया। इन दोनों ही कंडीशन में हमको क्या होता है, इजनोफीलिया। यानी अगर पैरासिटिक वर्म्स हमारी बॉडी में हो जाएं या फिर एलर्जिक कंडीशन आ जाए तो हमें उस केस में इजनोफीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है, इजनोफीलिया हो जाता है। यानी इजनोफिल्स का जो नंबर है वो बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, 6% से ज्यादा हो जाता है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं इजनोफीलिया। ये इजनोफीलिया में किस किस कंडीशन में होती है, तो उसकी एक ट्रिक है नापाक। क्या ट्रिक है, नापाक। तो एक तो कंडीशन होती है नियोप्लेशिया। नियोप्लेशिया होती है अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। नियोप्लेशिया क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। तो उस कंडीशन में इजनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। एक एलर्जी, अभी जो हमने पढ़ा है एलर्जिक रिएक्शन में इजनोफिल का नंबर बढ़ जाएगा। एक पैरासिटिक इन्फेक्शन जो हमने ऊपर पढ़ा है उसमें इजनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। अस्थमा जो होता है उसमें भी इजनोफिल का नंबर बढ़ जाता है। और कोलेजन वस्कुलर डिसीज, एक्चुअली ये ऑटो इम्यून डिसीज है। क्या है, एक ऑटो इम्यून डिसीज है। इसमें भी क्या होता है, एसिडोफिल्स का नंबर बढ़ जाता है। तो आपको दो इंपॉर्टेंट याद रखने, पैरासिटिक वर्म्स में की कंडीशन में या एलर्जिक रिएक्शन की कंडीशन में इजनोफिलिया हो जाता है, यानी इजनोफिल का काउंट बढ़ जाता है। देखो ये इजनोफिल्स है, ये कोई बहुत ज्यादा पोटेंट फैगोसाइटिक नेचर की नहीं होती है।
ठीक है, ये इनके अंदर फेगोसाइटिक नेचर बहुत ज्यादा अच्छा डेवलप नहीं होता है, और ना ही ये कितनी कीमोटैक्टिक होती है, हाईली मोबाइल नहीं होती, ये इतनी मोबाइल नहीं होती कि जहां बैक्टीरिया पैथोजन हो वहीं जाके अटैक करके उसको फेगोसाइट कर ले, ये प्रॉपर्टी इनके अंदर नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ये हमने बात किया था किसके बारे में, एसिडोफिल के बारे में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसोफिल, नाउ वी विल टॉक अबाउट द बेसोफिल। चलिए अब हम बात करते हैं बेसोफिल के बारे में। तो देखो बेसोफिल जो होती हैं, अगर आप बेसोफिल के बारे में बात करें तो ये सबसे कम नंबर में पाई जाती है, हमने आपको बताया था 0.5 to 2% पाई जाती है, सबसे कम नंबर में पाई जाती है। ठीक है, अब इनका जो फंक्शन होता है वो हम समझते हैं। तो जो बेसोफिल्स होती हैं वो क्या करती हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स प्रोवाइड कराती हैं। देखो ध्यान से सुनना, बेसोफिल जो होती हैं ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को इंड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं। जबकि जो एसिडोफिल होती है ये इस इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को डिक्रीज करता है। यानी मैंने आपको बताया कि जो बेसोफिल है ये तो करेगी, इंक्रीज करेगी किसको, इन्फ्लेमेशन को, इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती हैं। जबकि एसिडोफिल्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं इन्फ्लेमेशन को। तो बेसोफिल्स जो होती हैं ये इन्फ्लेमेशन को क्या करती हैं, प्रमोट करती हैं, इंक्रीज करती हैं। और इन्फ्लेमेशन को प्रमोट करके, इन्फ्लेमेशन होता क्या है वो समझिए। इन्फ्लेमेशन क्या है, लोकल रेस्पॉन्स बाय सेल या टिश्यू अगेंस्ट पैथोजन। तो जब आप कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उस जगह का जो लोकल टिश्यू होता है या सेल्स होते हैं वो उस बैक्टीरिया, उस माइक्रोब्स के अगेंस्ट क्या एक्शन लेते हैं, क्या रेस्पॉन्स देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आपको कहीं चोट लग गई, तो क्या होता है, वो एरिया रेड हो जाता है, वहां पे थोड़ा गरम लगने लगता है, हीटिंग लगने लगती है, या वहां पे स्वेलिंग हो जाती है, या फिर वहां पेन होने लगता है। तो ये उस इंजरी के वाले एरिया पे ये जो प्राइमरी रेस्पॉन्स आ रहे हैं आपके उस एरिया से, कि स्वेलिंग हो गई, रेडनेस आ गई, पेन होने लग गया, तो जहां इंजरी हुई है तो वहां पे जो लोकल रेस्पॉन्स दिया जाता है वहां के सेल या टिश्यू के द्वारा, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब ये इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स उस इंजरी वाली जगह पे आया कैसे, तो देखो जो इंजरी वाली जगह होती है वहां क्या होता है, वहां ये लोकल जो रेस्पॉन्स आता है ये कुछ सर्टेन हार्मोन्स निकलते हैं। उस लोकल जो आपका टिश्यू है या सेल है वहां से क्या होता है, कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिनका नाम है जैसे हिस्टामिन, जैसे एक का नाम है हिस्टामिन। तो हिस्टामिन जो होता है ये वैसोडायलेटर होता है। वैसोडायलेटर होगा तो क्या होगा कि जो ब्लड वेजल्स हैं उनका जो साइज है वो इंक्रीज हो जाएगा। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो उस एरिया में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। और जब ब्लड ज्यादा निकलेगा उस एरिया से, स्वेलिंग सी आ जाएगी, तो वो एरिया आपको कैसा लगेगा, रेड लगेगा। ठीक है, तो हिस्टामिन होते हैं, सीरोटोनिन होते हैं, ठीक है, ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, ये कुछ ब्रेडिकाइनिन्स होते हैं, ये कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से ये प्राइमरी रेस्पॉन्स आता है। कैसे आता है उसका हम एग्जांपल लेके समझेंगे एलर्जी से, कि सपोज करिए कि आपको एलर्जी हुई है या फिर किसी भी पर्सन को एलर्जी हुई है। तो जब किसी पर्सन को एलर्जी होती है तो एलर्जी के केस में रिलीज होती है हमारी बॉडी से IgE एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी, जब किसी भी पर्सन को किसी भी चीज से सेंसिटिविटी होती है, एलर्जी होती है, तो एलर्जी वाली कंडीशन में रिलीज होती है हमारी बॉडी के अंदर IgE एंटीबॉडी। कौन सी, IgE एंटीबॉडी रिलीज होती है। और ये IgE एंटीबॉडी जो होती है, इनके रिसेप्टर्स, इनको पहचानने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो बेसोफिल पे प्रेजेंट होते हैं। खास बात ये होती है कि जब कोई भी आपको किसी भी चीज से एलर्जी हुई, ठीक है, मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हुई, तो जब किसी भी चीज से हाइपर सेंसिटिविटी होती है तो हमारी जो बॉडी होती है वो एक एंटीबॉडी रिलीज करती है जिसका नाम है IgE। अब इस IgE को पहचानने वाले जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं किस पे, बेसोफिल्स पे। और जैसे ही बेसोफिल्स को वो रिसेप्टर कैच करते हैं, जो बेसोफिल्स होती हैं वो रिलीज करती हैं तीन लोकल हार्मोन्स जिनका नाम है हिस्टामिन, सीरोटोनिन और ब्रेडिकाइनिन। जो हिस्टामिन है ये वैसोडायलेटर की तरह काम करता है, सीरोटोनिन जो है ये कीमोटैक्टिक एजेंट की तरह काम करता है। यानी कि जैसे ये सीरोटोनिन निकलेगा तो उस जगह पे क्या होगा, उस जगह पे न्यूट्रोफिल्स और अदर जो हमारी मोनोसाइट्स वगैरह हैं, जो स्कैवेंजर सेल्स हैं या फेगोसाइटिक सेल्स हैं, वो वहां पे आ जाएंगे ये चेक करने की कोई डिसीज तो नहीं हुई है, कोई माइक्रोब्स तो नहीं आया है। अगर वो कोई माइक्रोब्स आया है तो ये क्या करेंगे, ये जो सेल्स आई हैं न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, वो उसको क्या करेंगी, खा जाएंगी। तो सीरोटोनिन क्या करता है, कीमो एट्रैक्टेंट की तरह काम करता है, किसके लिए, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स वगैरह के लिए। ब्रेडिकाइनिन जो होता है ये भी एक तरह का वैसोडायलेटर होता है, यानी ब्लड वेसल के साइज को इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एंड इंक्रीज वस्कुलर परमेबिलिटी।
यानी वस्कुलर परमिबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। अब देखो वस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होता है कि जो कैपिलरी होती है उसमें से वाटर और प्लाज्मा बाहर निकल आता है। जब वाटर और प्लाज्मा बाहर निकल आता है तो उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये जब ये सारी चीजें निकलेंगी तो प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? प्राइमरी रेस्पॉन्स आएगा, यानी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आएगा। इन सारे केमिकल्स की वजह से क्या आता है? इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है। इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आता है, ठीक है। यानी इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स आ रहा है, यानी ये क्या कर रहा है? इस सेंसिटिविटी को प्रमोट कर रहा है। इस सेंसिटिविटी को क्या कर रहा है? प्रमोट कर रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी ये क्या कर रहा है? इन्फ्लेमेशन को प्रमोट कर रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे अगर हम फंक्शन बात करें तो जो बेसोफिल्स होती हैं ये केमिकल रिलीज करते हैं जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन जो होता है ये ब्लड एंटीकोगुलेंट होता है, यानी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वेजल्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो वो क्लॉट नहीं होता, तो उसको ना क्लॉट होने का रीजन ये हेपेरिन है। ये हेपेरिन जो होता है वो हमारे ब्लड में हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। अगर हम बात करें बेसोफिल के बारे में तो बेसोफिल से कुछ केमिकल्स भी रिलीज होते हैं जैसे प्रोटियोजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस और साइटोकाइनिन्स। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी में एंटर करने वाले माइक्रोब्स को किल करते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें बेसोफिल का काउंट बढ़ जाता है, उसको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, TAIL, टेल। टी मतलब होता है यहाँ थैलेसीमिया, टील का मतलब होता है थैलेसेमिया, ए का मतलब होता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, ठीक है। आई का मतलब होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ठीक है। एंड एल का मतलब होता है लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग। हमारी बॉडी में अगर लेड का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में भी क्या होगा? हमारे अंदर बेसोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। तो ये किसकी कंडीशन है? ये कंडीशन है बेसोफिलिया। बेसोफिलिया, बेसोफिलिया मतलब बेसोफिल इंक्रीज हो जाएंगी। तो बेसोफिल किस किस कंडीशन में इंक्रीज होती हैं उसका हमने एक ट्रिक दे दी, टेल, ठीक है। टी फॉर थैलेसीमिया, ए फॉर एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, आई फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया एंड एल फॉर लेड पॉइजनिंग। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसोफिल। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन होता है? चलिए, तो न्यूट्रोफिल्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो न्यूट्रोफिल्स को हम मैक्रोपोलिस बोलते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये सबसे लार्जेस्ट सेल होती है हमारी बॉडी में, और लार्जेस्ट सेल होती हैं और ये फैगोसाइटिक इन नेचर की होती हैं। ये क्या करती हैं? जो भी बैक्टीरिया पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनको फैगोसाइट कर देती हैं, उनको खा जाती हैं, इसलिए हम इनको मैक्रोपोलिस मैन भी बोलते हैं। इनका जो रोल होता है वो डिफेंस में होता है और ये क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस करती हैं। न्यूट्रोफिल्स मोनोसाइट के साथ मिलकर, ये मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर क्या करती हैं? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, यानी हमारी बॉडी को पहला डिफेंस देती हैं, पहली लाइन ऑफ डिफेंस बनाती हैं। यानी कि कोई भी बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा तो सबसे पहले जो सेल्स उसके साथ एनकाउंटर करेंगी वो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होंगी। वो क्या करेंगी? उन सारी जो भी बैक्टीरिया पैथोजन एंटर करेगा उसको फैगोसाइट कर लेंगी, उसको खा जाएंगी। अब देखो ये जो न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स होती हैं ये दोनों ही सेल्स जो होती हैं ये बहुत हाईली मोटाइल होती हैं और फ्रीली मूवेबल होती हैं, अमीवर्ड इन शेप की होती हैं, अपनी शेप चेंज करके किसी भी टिश्यू में पहुंच जाती है और बॉडी का कोई भी ऐसा टिश्यू या पार्ट नहीं होता जहां पे ये प्रेजेंट ना हो, और जहां पैथोजन प्रेजेंट होता है वहीं पे ये पहुंच के उसको क्या कर देती है? किल कर देती हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अब ये सेल्स काम कैसे करते हैं वो समझिएगा कि मान लीजिए कोई ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया ने इस सेल को इंजर किया, इस सेल को क्या किया? इंजर किया। तो अब जिस सेल को बैक्टीरिया इंजर करता है वहां से रिलीज होते हैं, उस सेल से रिलीज होते हैं कीमो अट्रैक्टेंट्स। उस सेल से क्या रिलीज होते हैं? कुछ कीमो अट्रैक्टेंट्स रिलीज होते हैं। अब ये कीमो अट्रैक्टेंट्स जो होते हैं ये पहुंचते हैं न्यूट्रोफिल्स के पास, किसके साथ? ब्लड वेसल में पहुंचते हैं। और जब ये कीमो अट्रैक्टेंट्स पास में होने वाली ब्लड कैपिलरी के पास पहुंचते हैं तो ब्लड कैपिलरी में जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो इनको सेंस कर लेती हैं, और फिर जो न्यूट्रोफिल्स होती हैं वो ढूंढती हुई आती हैं कि ये कीमो अट्रैक्टेंट्स कहां से रिलीज हो रहा है, और फिर जहां से भी ये कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज हो रहे होते हैं हमारी जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो वहां पहुंच जाती हैं, और वहां पहुंच के ये उस बैक्टीरिया को और जो हमारी सेल इन्फेक्ट हुई है दोनों को ही क्या कर देते हैं? दोनों को ही क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो सिंपल सा मैकेनिज्म 3 मेथड में था। पहला मेथड, जो बैक्टीरिया होगा वो हमारी सेल को क्या करेगा? इंजर करेगा। दूसरा, जो इंजर सेल होगी उससे क्या रिलीज होंगे? कीमो अट्रैक्टेंट्स। कीमो अट्रैक्टेंट्स को कौन रिसीव करेगा? न्यूट्रोफिल। और न्यूट्रोफिल क्या करेगा? कीमो अट्रैक्टेंट्स को ढूंढता हुआ आएगा कि ये कहां रिलीज हो रहे हैं। ये जहां से भी रिलीज होते हैं वहां न्यूट्रोफिल पहुंच जाती हैं और वहां पहुंच के डिसीज कॉज करने वाली बैक्टीरिया और वहां पे जो इंजर्ड सेल होती है दोनों को ही क्या कर देती है? डिस्ट्रॉय कर देती है। अब हम बात करते हैं पस एंड पस सेल के बारे में कि पस और पस सेल क्या होती है। ठीक है, तो जब बैक्टीरिया
जो हमारे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, इनका जब हमारा एक कहते हैं एक फाइट चलती है, एक तरह से फाइट चलती है किसके साथ, डब्ल्यूबीसी के साथ। डब्ल्यूबीसी में भी मेनली न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स के साथ। तो न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स का जब फाइट होती है किसके साथ, बैक्टीरिया वायरसेस और पैथोजेंस के साथ, तो कभी कभी डब्ल्यूबीसी की भी बहुत सारी डेथ होती है, पैथोजेंस की बहुत सारी डेथ होती है, और जो सेल जिनको इंजर्ड कर रहे हैं ये पैथोजेंस, उनकी भी डेथ होती है। यानी कि जो सेल्स इंजर्ड होती हैं वो बैक्टीरियाज की भी डेथ होती है और कुछ डब्ल्यूबीसीज की भी डेथ होती है। तो ये सारे जो होते हैं ये सारे कलेक्ट हो जाते हैं, जो डेड सेल्स हैं ये कलेक्ट हो जाती हैं, और इन डेड सेल में जब हमारा ब्लड का प्लाज्मा भी मिक्स हो जाता है तब हम इसको बोलते हैं पस। क्या बोलते हैं, पस बोलते हैं। तो पस क्या है, पस एक व्हाइटिश येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है। पस एक व्हाइटिश येलो कलर का फ्लूइड है जो इन्फेक्टेड टिश्यू में प्रेजेंट होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, डेड डब्ल्यूबीसी, बैक्टीरिया और फॉरेन बॉडीज, सेल जो इंजर्ड हुई है, सेलुलर डेब्रिस, और जो प्लाज्मा ब्लड कैपिलरी से निकल के आया है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, पस बनाते हैं। अब हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स के ग्रेन्यूल्स के बारे में। न्यूट्रोफिल आपको पता है एक तरह की ग्रेनुलोसाइट है। ग्रेनुलोसाइट है तो उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अब इन ग्रेन्यूल्स को हम बोलते हैं न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स। अब न्यूट्रोफिलिक ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनके अंदर से निकलते हैं प्रोटियोजेस और माइलोपेरोक्सीडेज। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, माइक्रोब्स को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनके अंदर से कुछ और एंजाइम्स निकलते हैं जैसे कि NADPH ऑक्सीडेज, ये बैक्टीरियोसाइडल होता है यानी बैक्टीरिया को किल करता है। कैथेसिडिन्स और डिफेंसिन्स भी रिलीज होते हैं जो एंटी माइक्रोबियल होते हैं, ये भी क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल करते हैं। इनके अंदर से एक और केमिकल निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। अब ये जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर है ये क्या करता है, मान लीजिए ये आपकी कोई कैपिलरी है और इस कैपिलरी में इस एरिया में डैमेज हो जाता है। मान लीजिए ये इस एरिया में, मान लीजिए कैपिलरी है और इस कैपिलरी में इस एरिया में डैमेज हो गया, और डैमेज होकर यहाँ पे क्या हो गया, एक होल क्रिएट हो गया। तो अब होल क्रिएट हो गया तो क्या होगा, ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर जो है ये क्या करेगा, इंड्यूस करेगा यहाँ पे जो प्लेटलेट्स हैं उनको कि वो यहाँ पे आके जमा हो जाए, और जमा होके क्या कर लें, इस एरिया की हीलिंग कर लें, इस एरिया की क्या कर लें, हीलिंग कर लें, इस एरिया को क्या कर दें, फुलफिल कर दें, क्लोज कर दें। बात समझ में आ गई। तो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर का ये वर्क होता है, एग्रीगेशन ऑफ द प्लेटलेट एट द साइट ऑफ इंजरी। नेक्स्ट टॉपिक जो हम समझने वाले हैं वो है रेस्पिरेटरी बस्ट। अब देखो रेस्पिरेटरी बस्ट का क्या मतलब होता है, आपकी डब्ल्यूबीसी क्या करती है, वो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं जैसे NADPH ऑक्सीडेजेस, माइलोपेरोक्सीडेजेस और मेम्ब्रेन पेरोक्सीडेजेस। ये एंजाइम्स क्या करते हैं, जो आपके अंदर ऑक्सीजन होती है उसका ब्रेक डाउन कर देते हैं किसमें, O2- में, H2O2 में, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, OH- में और HOCl- में। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, ये फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं, माइक्रोब्स को किल कर देते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन कन्वर्ट हो रही है इन रेडिकल्स में, यानी क्या होगा, ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, यानी ऑक्सीजन की कंजप्शन बढ़ेगी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट का बढ़ना ही यही क्या कहलाता है, रेस्पिरेटरी बस्ट कहलाता है। जब ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करती है। ओके, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी बस्ट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अदर टू डब्ल्यूबीसी के बारे में। अब तक हमने बात किया था ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में, अब हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। तो हम बात करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट के बारे में। दो बेसिकली ए ग्रेनुलोसाइट होती हैं, एक का नाम है मोनोसाइट और एक का नाम है लिम्फोसाइट। तो दो तरह की बेसिकली ए ग्रेनुलोसाइट है, एक का नाम है मोनोसाइट और दूसरे का नाम है लिम्फोसाइट। चलिए दोनों के फंक्शन के बारे में समझते हैं। मोनोसाइट जो होती है, मैंने आपको बताया था, ये फैगोसाइटिक नेचर होती है, हाईली मोटाइल होती है, कोई भी बॉडी का ऐसा टिश्यू नहीं होगा जहां पे ये प्रेजेंट ना हो। ये न्यूट्रोफिल्स के साथ मिलकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देती है, और जहां भी पैथोजन होता है वहीं पहुंचकर उसको क्या कर देती है, किल कर देती है। तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसीएस साइज में सबसे बड़ी होती है, ठीक है, फैगोसाइटिक इन नेचर होती है, और अलोंग विद न्यूट्रोफिल्स क्या करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस देती है। ठीक है, अब ये क्या करती है, कुछ केमिकल रिलीज करती है जैसे इंटरल्यूकिन 1, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ठीक है, इंटरल्यूकिन क्या करता है, प्रमोट करता है किसको, इन्फ्लेमेशन को। कॉलोनी स्टिमुलेटिंग जो फैक्टर होता है वो हेल्प करता है हेमेटोपोइसिस में, यानी रेट ऑफ डब्ल्यूबीसी फॉर्मेशन या ब्लड सेल फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है। और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी ये रिलीज करते हैं, जिसका फंक्शन मैंने आपको बताया था लास्ट उसमें, कि जो कैपिलरी है मान लीजिए कहीं इंजर्ड हो जाती है, तो यहाँ प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन कराने में हेल्प करता है। जो मैच्योर मोनोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो इस ब्लड कैपिलरी से, मान लीजिए ये मोनोसाइट है, जब ये मैच्योर हो जाती है तब ये इस ब्लड कैपिलरी को छोड़ के बाहर आ जाती है। तो मोनोसाइट जब ब्लड कैपिलरी को छोड़ के बाहर आ जाती हैं तब हम इनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस बोलते हैं। यानी जब तक ये ब्लड कैपिलरी में है ये मोनोसाइट है, और जैसे ये बाहर आती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेज बोलते हैं। अब ये मैक्रोफेज जब CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होती है तब इनको माइक्रोग्लिया बोलते हैं,
जब ये लिवर में होती है तब इनको कफर सेल बोलते हैं, जब ये एल्वियोलाई ऑफ लंग में होती है तो उनको एल्वियोलर मैक्रोफेज बोलते हैं, जब ये स्प्लीन में होती है तो हम इनको डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं, जब ये किडनी में होती है तब इनको मेसेंजियल सेल बोलते हैं, और यही मैक्रोफेज जब बोन्स में होती है तो उनको ऑस्टियोक्लास्ट सेल बोलते हैं, और यही मैक्रोफेज सेल अगर हमारी स्किन के अंदर होती हैं तो हम इनको लैंगरहैंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है, दिस ऑल वाज अबाउट मोनोसाइट। बात करते हैं हमारा लास्ट लिम्फोसाइट के बारे में। तो लिम्फोसाइट क्या करती है, हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है। ठीक है, अब इम्यूनिटी क्या होती है और इसके बारे में हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे। यहाँ बेसिकली हमें ये समझना है कि फंक्शनली लिम्फोसाइट जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। अगर हमारी बॉडी में लिम्फोसाइट क्या कर रही है, एंटीबॉडी बना रही है, तो एंटीबॉडी बनाने वाली लिम्फोसाइट जो होती हैं वो बी लिम्फोसाइट होती हैं, और ये क्या करती है हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाती हैं और हमको क्या करती हैं, डिसीजेस से बचाती हैं। जब एंटीबॉडी बना के हमारी बॉडी को डिसीज से बचाया जाता है तब ऐसी इम्यूनिटी को हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए कुछ लिम्फोसाइट ऐसी होती हैं जो कुछ साइटोकिलर सेल्स बनाती हैं, यानी कुछ ऐसी सेल्स बनाती हैं जो माइक्रोब्स को किल कर देती हैं। तो अगर हमारी बॉडी में साइटोकिलर सेल्स बना के हमारी रक्षा की जा रही है, डिफेंस सिस्टम प्रोड्यूस किया जा रहा है, तो ऐसी इम्यूनिटी को हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है, टी लिम्फोसाइट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है विद द हेल्प ऑफ साइटोकिलर सेल्स। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नई यूनिट में जिसका नाम है इम्यूनोलॉजी। ठीक है, तो मैंने एक शायद इसमें एक गलती कर दी है कि मैंने आपको जो न्यूट्रोफिल्स थी उनको लार्जेस्ट सेल बता दिया है। नहीं, लार्जेस्ट सेल जो होती है वो न्यूट्रोफिल नहीं होती, वो मोनोसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं, मोनोसाइट्स होती हैं। ठीक है, बाकी कोई अगर दिक्कत रही हो इस पूरे लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।